जी सर। गीता मैम स्टार्ट। सॉरी, जी जी मैं थोड़ा ये एक तो ऑफिस का टाइम है और मैं बहुत मानसिक तौर पे तैयार नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम बात आगे शुरू करते हैं। जी सर, मैं बस थोड़ा सा औपचारिक परिचय आपका रख दूं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उसके बाद आपको हम सुनेंगे। मैं गीता देवी आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस आभासी मंच पर आयोजित द्विसाप्ताहिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम यानी कि 2 वीक रिफ्रेशर कोर्स, जिसका विषय है भारतीय लोक परंपरा के विविध आयाम में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम का 7वां दिन है और आज का दूसरा सत्र, जिसमें हमारे वक्ता राष्ट्रीय फलक पर चर्चित व प्रतिष्ठित रंगकर्मी श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस सत्र में। इससे पहले कि मैं माइक आपको सौंपूं, एक संक्षिप्त परिचय आपका। सर वर्तमान में अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी के निदेशक हैं और सर आप बेगूसराय जो रंगमंडल है, फैक्ट रंगमंडल, उसके संस्थापक सदस्य और निदेशक भी रहे हैं। सर आपकी विद्यालय से लेकर स्नातक की शिक्षा बिहार से ही हुई है और एक रोचक विषय यह है कि आपने स्नातक में अपना एक विषय नाट्यशास्त्र भी लिया और उसके बाद रंगकर्म में रुचि होने के कारण आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में आए, जहां से आपने एमए किया और एमए में आपने प्रशिक्षण डिजाइन और निर्देशन में लिया, जहां लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आकर अपने आप को पर्दे पर देखना पसंद करते हैं, मंच पर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में आपने नेपथ्य में रहकर यानी पर्दे के पीछे का जो प्रबंधन है उसमें विशेषज्ञता हासिल की और उसके बाद ये प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ सकते थे, लेकिन वापस आपने बेगूसराय में जाकर जो रंगकर्म है उससे जुड़ना उचित समझा और जन जन के बीच में रंगकर्म को ले जाने का जो आपने फैसला किया, आज भी आप उसी पर कायम हैं और जन जन तक इस विधा को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कड़ी में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको जोड़ा है और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके निर्देशन के क्षेत्र में भी रही हैं और इसको लेकर आपको बहुत तरह के पुरस्कार भी भारत सरकार की तरफ से भी, बिहार सरकार की तरफ से भी मिले हैं, जिसमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूंगी। जैसे निर्देशन के क्षेत्र में रंगकर्म का जो सबसे बड़ा सम्मान है बिस्मिल्लाह खां युवा सम्मान, जो संगीत नाट्य अकादमी दिल्ली से आपको 2011 में मिला। वहीं श्रेष्ठ निर्देशन के लिए समझौता नाटक में आपको पुरस्कार मिला, जो महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2012 में मिला। वहीं बिहार सरकार की ओर से बिहारी ठाकुर युवा रंग सम्मान से भी आप नवाजे जा चुके हैं। आपको रंगकर्म के क्षेत्र में दस्तावेजीकरण के लिए फेलोशिप भी भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उससे मिला है। बिहार कला सम्मान भी आपको प्राप्त है। रंगकर्म से जुड़ने का एक सिलसिला आपका ये रहा कि आपके जो बेचैनी है रंगकर्म को लेकर, या ये कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े, उसका ही परिणाम है कि आपने रंगे माहौल की संकल्पना की और उसे वास्तविक रूप में उतारा। जो राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है उसके माध्यम से आपने संभव कर दिखाया और जितने भी रंगकर्मी हैं या रंग आलोचक है वो सब मजबूर हुए कि आपके बारे में इस तरह की बातें कह पाए कि आपने किस तरह से जो भारतीय लोक नाट्य परंपरा है उसे मुख्य मंच या मंच के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आज का व्याख्यान आप शुरू करें। तो प्रवीण गुंजन जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो आज का वक्तव्य शुरू करें। प्रवीण सर, आप सुन पा रहे हैं सर? जी 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 थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। मैं सभी लोगों को
नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज का विषय बहुत मतलब मुझसे तो स्वयं जुड़ा हुआ विषय है। और हमने हमेशा जब से मैं रंगमंच में आया, थिएटर में आया, हमेशा हमारे गुरु से लोग बोलते थे कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, जड़ों को याद करते रहना चाहिए और जमीन अपनी हमेशा पकड़े रहना चाहिए। मैं मूलतः एक थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ, रंगमंच प्रैक्टिशनर हूँ, रंगमंच लगातार करता हूँ और लंबा एक्सपीरियंस रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्नातक होने के बाद बेगूसराय में मैंने कार्य किया। कई तरह के नाटक किए हमने, लोक नाटक भी किए, एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया। अब हमें आज का जो विषय है भारत लोक नाट्य परंपरा या लोक नाट्य के विभिन्न आयाम या लोक लोक क्या है। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई बोल सकते हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। कुछ यहाँ बार बार स्क्रीन से गायब हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? सर हम आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ सर को शायद हाँ, हेलो हेलो। जी 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 सर, सर आ रही है आवाज आपकी। मैं थोड़ा सा छात्रों को भी देखना चाहता हूँ जो ऑनलाइन है, वो कैसे मैं देख सकता हूँ? सर इस रिफ्रेशर कोर्स में फैकल्टी मेंबर्स हैं और अच्छा अच्छा। जी जी, और अलग अलग विषय के हैं। विज्ञान से भी हैं, वाणिज्य से भी हैं, मानविकी से हैं, भाषा से हैं। तो कुछ लोग अपना वीडियो अगर खोल सकते हैं तो प्लीज। आप भी खोलिए ना। हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र है हमारे पास, और हमारी नाटक की बहुत लंबी परंपरा है। और नाट्य शास्त्र में एक धर्मी है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। लोक धर्मी, नाट्य धर्मी। नाट्य लोक धर्मी मतलब जो लोक में जैसा है उसका हूबहू व्यवहार, और नाट्य धर्मी जहां पे हम उसके कोई नियम है, कानून है। और लोक नाट्य परंपरा हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोक नाट्य परंपराएं हैं। जैसे बिहार में विदेशिया है, यूपी में नौटंकी है, असम में अंकिया नाच है, महाराष्ट्र में तमाशा है। और ये लोक जीवन और लोक नाट्य जो, क्या हो रहा है समझा नहीं। अरे यार,
सर का नेटवर्क वीक है आई थिंक। हाँ, वो शायद ऑफिस में है और इस वजह से उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनका वो कट रहा है बार बार। अचानक पूरा आउट ही हो गया ना सर। उधर से ठीक है ना? उधर से ठीक है। गीता जी सॉरी मैं डिस्टर्ब जी कर रहा हूँ जी बार सर, बार। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपकी जो है वीडियो भी और आवाज एकदम सही आ रही है। मैं ऑफिस में हूँ ना, शायद यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अभी दूसरे जगह आ गया हूँ बाहर। जी 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 थोड़ा सा हाँ। जी सर। तो लोक नाटकों की हमारे यहाँ लंबी परंपरा रही है, और रंगमंच हमारा भारतीय जो जनमानस है, हमारा जो भारतीय दर्शक है, या जो जो हमारे व्यूअर हैं, हमेशा से मैंने ये नाटक में ये बहस के विषय रहा, मैंने हमेशा कि भारतीय जनमानस क्या पसंद करती है, वो क्या सुनना चाहती है, वो क्या देखना चाहती है। तो मुझे हमेशा शुरू से लगता था कि हम कुछ कहना, हम कुछ सुनना, कथा सुनना चाहते हैं, कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ गीत सुनना चाहते हैं। और ये कथक सुनाने या सुनने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे जो लोक जीवन है वहां ज्यादा है। हमारे यहाँ दादी 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 की कहानियां, या हमारे यहाँ अगर मैथोलॉजी में जाए तो सत्यनारायण भगवान की कथा, संतोषी माँ की कथा, तो ये जो कहने और करने की जो परंपरा है, ये लोक तत्व में हमारे यहाँ से चली आ रही है। और नाटक में भी रंगमंच की भी एक लंबी परंपरा है। ये नहीं हम कह सकते कि रंगमंच में पहले लोक आया या शास्त्रीय आया। तो हमें लगता है दोनों एक दूसरे से सामंजस्य रहा, और पहले लोक ही आया होगा, तब शास्त्र आया होगा। तो लोक से संदर्भ लोगों के लिए, लोगों के बीच, लोगों के साथ, वैसी कला जो लोगों के साथ जुड़ सके, वैसी कला जो लोगों को अपने साथ अटैच कर सके। और एक नाट्य साथ में ये भी हुआ कि ये मनोरंजन की जो कलाएं हैं, जो लोक नाटक है या लोक गायन है या लोक कथा है, ये आया कहाँ से? तो हमें हमारा जीवन संघर्षों का जीवन रहा। लोग मजदूर वर्ग थे, लोग काम करने वाले लोग थे, ये लोग थक हार के जब शाम को घर पहुंचते होंगे, कुछ इंटरटेन के लिए, मनोरंजन के लिए अपने लोगों के बीच अपनी ही कहानियां, अपने आसपास की घटनाएं या अपने जीवन के चरित्र को जब वो स्थापित करते थे, तो उसको पुनः देखना, पुनः चिंतन करना, ये लोक नाटकों की या मॉडर्न नाटकों की भी, कोई भी नाट्य कला हो, कोई भी आर्ट हो, कला हो, उसकी तभी उसकी सार्थकता है जब वो लोगों से जुड़ता हो। और ये लोक नाटकों ने ज्यादा काम किया। लोक नाटक, लोक परंपराएं हमेशा लोगों के बीच रही, लोगों के साथ रहा, और सहजता के साथ अपनी बात कहती रही। और जैसे हमारे यहाँ विदेशिया नाटक है बिहार में, भिखारी ठाकुर का। उस समय भिखारी ठाकुर, जब सामंती वातावरण था, एक सामंती माहौल था, उस बीच छोटे से जाति से आके, नाई जाति के थे वो, और वो समाज में विदेशिया जैसा नाटक लेके आते थे। गबर घिचोर जैसे नाटकों में वो ये सवाल खड़ा करते थे। आज हम महिला आरक्षण, अभी हमारा विधेयक पास हुआ, हम महिलाओं के ताकत देने की बात करते हैं, राजनीतिक रूप से पावर देने की बात करते हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर उस समय ये बात कर रहे हैं, और उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था, वो पर परफॉर्मर थे, करते थे। और उस समय बोलते थे कि महिलाओं की संतान पे किसका अधिकार हो, तो महिलाओं को लेकर जो बात उस समय भिखारी ठाकुर ने कहा, वो लोक कलाओं के माध्यम से कहा, वो शायद हमारे आधुनिक समय में भी नहीं है। तो लोक का काम, लोक नाटकों का काम हमेशा से लोगों को जोड़ने में, लोगों को उठाने में, सवाल खड़ा करने में शुरू से रहा है। और हमारी परंपराएं, फिर यहाँ पे एक सवाल आता है, मैं बार बार भी क्वेश्चन करता हूं कि कितने दिन तक हमें अपने परंपराओं के साथ चलना चाहिए।
परंपरा परंपरा हम साथ चलेंगे, लेकिन परंपराएं बोझ नहीं होनी चाहिए। हमें उन लोक जीवन का, लोक नाटकों का पुनः आविष्कार करके नए समय के साथ, जैसे मैं अभी यहाँ बनारस जब ज्वाइन किया तो मैं यहाँ का रामलीला देखने गया। बहुत ही प्रसिद्ध है रामनगर की रामलीला, करीब 200-300 साल से यहाँ हो रहा है लगातार। आज भी हमें वो नेचुरल चीजें वो उन्होंने बचा कर रखा है। जैसे वो सनलाइट में ही नाटक करते हैं, पेट्रोमैक्स में नाटक कर रहे हैं, वही पुराने कॉस्ट्यूम है, वही उनकी मतलब जो राम कृष्ण राम चारों भाई हैं, सीता हैं, ये सब वो पारंपरिक तरीके से उनकी 3 महीने प्रैक्टिस चलती है। सात्विकता के भाव है, प्योरिटी है, शुद्धता है। और मैं जब वहां देखने गया तो मैंने ये देखा कि वो हमें बहुत कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोग भीड़ लगा के देख रहे हैं। क्यों देख रहे थे? क्योंकि वहां आस्था जुड़ा हुआ था वहां पे। और रामनगर की रामलीला में जो आज भी राजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या हो रहा है यार, क्या गड़बड़ है? ठीक है सर ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। यहाँ कुछ ना गायब हो जाएगा। और मतलब वीडियो भी ठीक आ रहा है, आवाज पूरी आ रही है आपकी। मतलब वीडियो भी ठीक आ रहा है, आवाज पूरी आ रही है आपकी। गूंज आ रहा है मेरे पास ना, चीजें गूंज के रिटर्न मार रही है, जो समझ नहीं आ रहा है। सर दो डिवाइस तो नहीं है आपके पास? नहीं, आगे वो कंप्यूटर है लेकिन वो ऑन नहीं है वो। अब मैं मोबाइल से हूँ, आईफोन से हूँ मैं। क्या हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वही रिटर्न मार रहा है मुझे। अच्छा, इधर की तरफ से आवाज साफ आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, मेरा बिगड़ जा रहा है। सर आपकी आवाज एकदम सही आ रही है और आपका वीडियो भी ठीक आ रहा है। आपके सर आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। जी क्या हो रहा है ना, आवाज आ रही है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ ना जी, तो वो मुझे वो डबल वो साउंड में रिटर्न अच्छा होना वापस आ रही है। टकरा के आती है। अभी लेकिन ठीक है, हम लोगों को एकदम सही सुनाई दे रही है, वो वापस नहीं आ रही। हाँ, इको नहीं हो रही है यहाँ पर। थोड़ा सा हम क्लास को बातचीत के सिलसिले में रखें, बातचीत के क्रम में, अब फिर हम बात करेंगे, अपनी बात रखते जाएंगे। जी सर। और किन्हीं अगर सब लोग, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट, अगर आप में कोई लोग बातचीत शुरू करें थोड़ा, तो उस संदर्भ में हम बात करना शुरू करें, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा बिगड़ रहा है। तो उस गीता जी, कुछ लोग अगर बातचीत अपने तरफ से शुरू करना चाहें, वो किस संदर्भ में बात कर, क्या समझना चाहते हैं, क्या जाना, तो मैं जवाब देता जाऊं। जी सर, जो भी प्रतिभागी आपकी जिज्ञासा है भारतीय लोक नाट्य परंपरा के संदर्भ में, जो आप सर से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्न या जिज्ञासा के रूप में रख सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं शुभा द्विवेदी बोल रही हूँ। अभी आपने रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला के बारे में बताना शुरू किया था। आप मुझे सुन पा रहे हो तो कृपया इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। जिन लोगों ने रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला नहीं देखी है, उनको उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में और वहाँ के कलाकारों के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं भी जब मैं यहाँ बनारस में पिछले, आवाज आ रही है, मैं 6 सितंबर को बनारस यहाँ आया, ज्वाइन किया हूँ। मुझे लंबा समय हुआ नहीं, 2 महीना भी हुए हैं। तो रामनगर की रामलीला मैंने बहुत सुना था, और अभी ये 1 महीना ये रामनगर की रामलीला दुर्गा पूजा के समय, नवरात्रा के बाद, अनंत चतुर्थी के बाद यहाँ ये करते हैं ये लोग।
और इसकी जो है खासियत कि ये जो यहाँ के एक ही घर के लोग, एक ही परंपरा से जो चले आ रहे हैं, उन्हीं के वंश, उन्हीं के परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाटक करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी राजा वगैरह का समय नहीं है, लेकिन यहाँ काशी महाराज नरेश का इनका संरक्षण मिलता था। वही जो राम के चरित्र है या वो मुख्य चरित्र है, उसका चयन आज भी वही करते हैं। आज भी उनके वंश के राजा हैं, वो डेली शाम को 7 बजे मतलब 5 बजे वो निकलते हैं, 1 महीना पूरा, और वो नाटक देखने आते हैं। और सबसे खासियत है इस रामनगर की रामलीला में कि एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये मूव करते हैं अलग अलग स्टेज, पूरे रामनगर घूम घूम के वो लीला करते हैं। और मैंने सोचा कि जो कन्वेंशनल रामलीला होते आए हैं, जो हमने टीवी में देखा, ये देखा, उससे ये अलग कैसे है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जब करीब 3 महीना पहले से ये तैयारी शुरू कर देते हैं रामलीला का। और राम और लक्ष्मण ये भाई लोग या सीता मतलब बालक ही करते हैं ज्यादातर, मतलब उन्हें कहना है कि प्रौढ़ होने के बाद वो उनको वो भूमिका नहीं देते, अब वो भी बाय सिलेक्शन। और आज भी ये रामनगर की रामलीला में ये ऊंचे जगहों पे होता है, नीचे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे राजा अपने हाथी पे बैठे होते हैं आज भी। और ये साउंड, माइक्रोफोन, स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। और एक समूह होता है जो तुलसीदास का अवधी भाषा में रामचरितमानस का वो पाठ करते हैं, और फिर दूसरी जगह पे ऊंचे स्थान पे उसका मंचन होता है, परफॉर्मेंस। और उसमें इतना अच्छा है कि उनके टाइमिंग इतना अच्छा है, कुछ इशारा जरूर करते हुए वो कि इधर सीन खत्म होता है, फिर उधर चौपाई शुरू होता है। अब उस चौपाई 10-12 लोग के समूह में इतने जोर जोर से गाते हैं, तो ऊपर नाटक चला, वहां भी डायलॉग हो रहे, कभी कभी डायलॉग सुनाई नहीं देता। तो हमने सवाल किया उनसे कि एकदम सुनते नहीं क्यों, तो कहते कि मेरा काम सुनाना नहीं है, जिनको सुनना होगा वो सुन लेंगे। और ये पूरे तरह से वो जो कॉस्ट्यूम है इनका, वो वही कॉस्ट्यूम चला रहा है, उसको मंत्र वो पूजा पाठ करके फिर कॉस्ट्यूम को रख देते हैं, वही पुराने कॉस्ट्यूम है। और मेकअप वगैरह में भी वो हल्दी, चंदन जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पत्तों से रंग जो होते बनाते हैं, वो इस तरह से वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी करने नहीं देते हैं, लोग छिप के कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि कहानी तो हमें पता नहीं चल रही है, हमें तो आप एक अनुभव के आधार पे हम देख रहे हैं। तो वो कौन सी ताकत है जो इन्हें इतने सारे लोगों को, भीड़ को वहां खींचती है, वो परफॉर्मेंस क्या है वो। तो हम जब नाटकों में अभिनय करते हैं, ये करते हैं, तो अभिनय करते हुए भी हमें एक कुछ तो है जो बिलीव है, क्योंकि हम जब मंच पे मॉडर्न टाइम में नाटक करते हैं तो सब कुछ बिलीव पे है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है। यहाँ पर क्या होता है कि आप लाइट है, लाइट कट भी सकती है, लेकिन नहीं कटती, हमें बिलीव है कि यहाँ से लाइट आएगा, ये म्यूजिक वाले का क्यू है, म्यूजिक क्यू प्रॉपर आएगा, यहाँ भी हम बिलीव करते हैं। और वहां इतना बिलीव है एक दूसरे से, मतलब बच्चों को वो इस तरह से राम मान रहे हैं। और उनके 3 महीना इतने पवित्रता से उनकी तैयारी हुई है, उनके मेकअप, उनका रहना, वो घर बार छोड़ के रहते हैं, और केवल वहां पे उनकी माता को रहने का अधिकार है। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में, और राम, सबसे बड़ी खासियत है कि राम को वो जमीन पे नहीं ले जाते। जब भी कोई व्यक्ति गांव का बुजुर्ग होता है, वो राम को कांधा पे बैठा के, लक्ष्मण को कांधे पे बैठा के ही ले जाते हैं। तो एक जगह पे नाटक शुरू होता है, फिर वो अगला लोकेशन चेंज हो जाता है, फिर लोग जुलूस के साथ वहां जाते हैं, फिर वहां पे ये चला आता है। और ये लंबी परंपरा चली आ रही है। और यही एक यहाँ पे एक और है, भरत मिलाप होता है बनारस में। ये सोचना है कि क्या वो ताकत है, लोक तत्व क्या है। तो यहाँ भरत मिलाप में, जब से भरत मिलाप हो रहा है, ये कोई ऐसा डेट आता है जिस समय पे सूरज की रोशनी सीधी आती है मंच पे, और उसी रोशनी में, उसी टाइम पर वो लोग भरत का मिलाप होता है। और ये कैसे ये डेट तय करते हैं, कैसे ये समय तय करते हैं। और एक खासियत है कि कैसे हम बोलते हैं कि लोक सम्मान, लोक तत्वों का संरक्षण कैसे हो। तो यहाँ सीखा जा सकता है कि उस जहाँ ये भरत मिलाप होता है, वहां आस पास एरिया के लोग मकान बड़ा नहीं बनाते, 2 मंजिला से ज्यादा नहीं बनाते, क्योंकि ये भरत मिलाप की परंपरा को जिंदा रखना है।
वो लंबे मकान बनने से सूरज की रोशनी आने में दिक्कत होगी, तो वहां कोई कानूनी वैधता नहीं है, फिर भी लोग मकान नहीं बनाते ऊंचे कि सूरज की रोशनी सीधी आ सके। हर साल उस सूरज की रोशनी में वैसे उस टाइम पे ही भारत का मिलाप होता है। तो इससे हमें लगा कि क्या है जो हमें लोक जीवन, लोक संदर्भ, ये आस्था, ये परंपरा, क्या ये हमें संरक्षण की जरूरत है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम आधुनिकता के नाम पे कहीं हम ऐसे चपेट में तो नहीं जा रहे हैं जहां हम अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, हम अपनी जड़ें खोते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ रिसर्च सेक्टर आए थे, यूजिन बारवा आए, इन लोगों ने इस रामलीला से लेके इन्वायरमेंटल थिएटर का नाम दिया। इस तरह बाहर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर यहाँ के इस्तेमाल चीजें करके बाहर ले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी जमीन, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है, उससे बिछड़ते जा रहे हैं। तो आज हम नाटकों के संदर्भ में मैंने हमेशा सोचा कि हमारा नाटकों का क्या है, यथार्थवादी है। वो नाटक कहाँ है? जब वो लंदन, इंग्लैंड में, बाहर में 50 साल पहले जो हो चुका है, उसको हम रिपीट आज करते हैं। तो ये लोक परंपरा के साथ साथ ये जो अपना भारतीयता का जो बोध है, हमारे लोक तत्व में, हमारे लोक जीवन में इतने सारे डिवाइस हैं, इतने सारे प्रस्तुति के आइडियाज हैं, जहां से हम नए नए आज एक चीज, जब ये देश आजाद हुआ तब भी वही सब्जेक्ट था, वही भुखमरी थी, वही स्त्री विमर्श था, वही करप्शन था, वही हिंदू मुस्लिम था। कहानियां, कंटेंट नहीं बदला, आज भी कंटेंट वही है। तो फिर ये कहने का तरीका क्या बदलेगा? तो हमें लगता है कंटेंट तो वही है, जो 47 में जो कंटेंट था वो आज भी है। आज भी असमानता है, आज भी जात पात है, आज भी धर्मांधता है, आज भी भूख है, आज भी अमीरी है। तब ये कंटेंट वही है, तो बदलेगा क्या? वो कहने का तरीका। अब वो कहने का तरीका जो है, वो हम कैसे कहेंगे इस कहानी को, इस कथा को, ये हमें अपनी ही जड़ों से खोजना होगा। हमें बाहर से आयातित न करके, हमें बाहर से चीजों को ला करना, हम अपने ही जड़े में जाएं। हम अपने, हमारे लोक गाथाएं हैं जहां कथा कहने की परंपरा है। आज आधुनिक समय में हमारा अभिनेता 1 घंटा नाटक में थक जाता है, और हमने लोक परंपराओं में देखा है कि एक लंबी कहानियां लोग 4-4 घंटा, 6-6 घंटे हाई स्केल में गा रहे हैं, कथा बता रहे हैं, नाच रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चाहे वो हमारा भिखारी ठाकुर का हो, या महाराष्ट्र का तमाशा हो, या यात्रा हो बंगाल में जो रात रात भर चलती है। तो हमें अपने लोक तत्वों से, हमें जो लोक परंपरा हमारी जो जड़ों में थी चीजें, वहां से हम क्या ले सकते हैं, जिससे कि एक तो अपना होने का बोध हो और लोगों से कनेक्टिविटी हो। लोक का मतलब ही है, लोक मतलब कोई पिछड़ा इलाका, लोक मतलब या कोई बहुत पुराना चीजें तो नहीं है। लोक का मतलब मुझे लगता है कि लोगों से एक कनेक्शन, लोगों से सहजता के साथ एक अपनापन की फीलिंग, और वो हमारा आर्ट, जो आर्ट लोगों के साथ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों तक पहुंचता है, वही हमें लगता है कि हमारा लोक परंपरा का हिस्सा है, चाहे वो 200 साल पहले हो, चाहे आज हो। हम लोक नाटकों से या लोक से संदर्भ हम पुरानी चीजों से लेते हैं, जो जीवन में, लोक मतलब जीवन में जो परिचित है, जो जीवन में जैसा व्यवहार है, हूबहू जो व्यवहार है, वो व्यवहार की हम बात करते हैं। तो वो व्यवहार आज भी है, बस हमें चीजों को ओढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी चीजों को अपनाकर आगे ले जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में हमें अपने परंपराओं के पीछे देखना होगा, हमें जड़ों की ओर लौटना होगा, और हमें अपने लोक से, अपने परंपराओं से, अपनी जड़ों से उन एलिमेंट, उन तत्वों को लेकर नए तरह से परिष्कृत करने की जरूरत है, नए तरह से उसे खोजने की जरूरत है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि परंपराएं के हम साथ चलेंगे, लेकिन परंपराएं बोझ नहीं होना चाहिए हमें। ये जो, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब प्रयोग है, तो हम हूबहू तो नहीं कर सकते। तो मुझे ये भी लगता है क्या रामनगर का रामलीला, जो उसके जो एलिमेंट हैं, उसके जो पुराने टेक्सचर हैं, जो कलर, क्या आज अगर हम साउंड उसमें इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, या कॉस्ट्यूम या मेकअप ऐसा कुछ मॉडर्न इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो खत्म हो जाएगा? तो हमें लगता है कि नहीं, वो तो आस्था का मामला है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम में, आधुनिक टाइम में, हम मॉडर्न रंगकर्मी, आधुनिक रंगकर्मी
और बाहर नाटक करते हैं तो वहां से जो उसके अच्छे एलिमेंट हैं, जो कहने के तरीके हैं, जो डिवाइस है, वहां से हम ले सकते हैं। तो हमें अपनी जड़े की ओर लौट के भारतीयता की खोज, जहाँ शुद्धता की खोज, और लोक परंपराओं का एक और विशेष मुझे लगता है कि वो शुद्धता है, पवित्रता है। वो पवित्रता हमें अपने आसपास भी खोजने की जरूरत वर्तमान समय में है। आपने नाटकों की परंपरा पर बात करते हुए पीछे की तरफ मूल में वापस जाने की बात की, और अभी ना होगा, लेकिन मैं आपके इसी बात से जड़ की तरफ वापस से ये पता चलता है कि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने, और खास करके जिन वर्गों को वंचित रखा गया था उनके लिए, और यही कारण है कि ये कहा जाता है कि सभी प्रकार के वर्णों के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर के नाट्य की सृष्टि की थी। तो ये कौन लोकोपदेश जननम नाटक की रचना की? नाटक लोक और अभिजात में विभाजित होकर के लोक नाटक एक सीमित को दायरे को सीमित करने की कोशिश की गई और उसकी लगातार उपेक्षा होती रही। ऐसा क्या हुआ? फिर से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई किन्हीं का माइक अनम्यूट है या म्यूट है? फिर से आप सवाल रिपीट करें। से रिपीट करना चाहता हूँ। मैं सर रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो पता चलता है कि देवताओं की प्रार्थना पर समस्त मानवों को मनोरंजनार्थ नाट्य की रचना और खास करके ध्यान में रखा समाज के बड़े हिस्से कहा जाता है। वेदों के रखा गया रूप में नाटक की सृष्टि हुई और अलग अलग वेदों से, जैसे ऋग्वेद से पाठ लिया गया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय ले लिया और अथर्ववेद से रस लेकर के नाट्य की सृष्टि हुई। तो जिस नाटक की रचना भी लोकोपदेश जननम, लोगों को उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, मनोरंजन करने की हुआ, तो ऐसा परंपरा के विकास की प्रक्रिया में ऐसा क्या हुआ, लोक नाटक और अभिजात नाटक की दीवार खड़ी हुई और धीरे धीरे लोक नाटकों को अपेक्षित श्रेणी में लाकर की एक बात चल पड़ी। उसकी तरफ आप इससे कीजिए। गीता जी जी सर ये आवाज नहीं आ रही है क्लियर। सर एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? अभी सही आ रही है। उसमें हम कुछ मैं सर सही आवाज से ही आपसे प्रश्न करता हूँ। मेरी आवाज ही गलत होती चली जा रही है, परंपरा का आग्रह है या लोग का, ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये आज टेक्निक का है। जी सर। मैं कह रहा था मैं ऑनलाइन बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होता। जी सर। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र सर बोल रहा हूँ जी। और मेरा प्रश्न है और जिज्ञासा भी कहना चाहिए इसे कि नाट्य शास्त्र में जो कथा वर्णित है उसके हिसाब से पता चलता है कि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने नाटक की रचना की जिससे समस्त लोगों का मनोरंजन हो सके, और खास करके उन वर्गों को ध्यान में रखा गया जिन्हें वेद पाठ से वंचित रखा गया था, जिन्हें पीछे शूद्र शब्द दिया गया जिसके लिए, और इसके लिए फिर पंचम वेद की सृष्टि हुई। और कहा जाता है कि ऋग्वेद से पाठ लिया गया, सामवेद से गान लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, अथर्ववेद से रस वगैरह वगैरह। और भरत ने जिसके नाटक के बारे में कहा भी कि भाई लोकोपदेश जननम है, ये जो रचना विधा है लोकोपदेश जननम है, उनके मनोरंजन के लिए है, शिक्षा के लिए है। तो हजारों सालों की परंपरा के बीच ऐसी कौन सी बात पैदा हुई कि अभिजात के नाटक और लोक नाटक की दीवार खड़ी कर दी गई बीच में, और लोक नाटकों को धीरे धीरे उपेक्षित प्रवर्ग में डाल दिया गया, जिन्हें आज हम फिर से पुनर्जीवित किया और उनको फिर से जो है आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी परंपरा में ऐसा क्या दोष है कि लोगों के लिए निर्मित चीजों को ही उपेक्षा की श्रेणी में धीरे धीरे हम उसे डालते चले गए? इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए। जी। हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, जैसे बुद्धिज्म कहता है मैं इच्छाओं से मुक्त होना चाहता हूं, पर मुझे लगता है ये भी हमारी इच्छा है कि इच्छाओं से मुक्त होना चाहता हूं, और मैं एक हूं अनेक होना चाहता हूं, मतलब विस्तारित होना चाहता हूं। तो जब देवता लोग जब
ब्रह्मा के पास गए कि हमें ऐसा कोई मनोरंजन का ये दिया जाए जिसके जो वेदों से वंचित लोग हैं या जो शोषित लोग हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उन तक मतलब उन्हें मतलब नाटक पहुंचे, मनोरंजन का वो पहुंचे। जब लोग थक हार के अपने कामों से थक हार के जब विश्राम की अवस्था में ऐसा जब वो दिन भर की समस्याओं से ऊब कर जब पहुंचे तो एक मनोरंजन के लिए ऐसा साधन हो। तो यहाँ पे देखिए कि उन्होंने नाटक बनाया गया, भरत मुनि ने, ब्रह्मा ने, और शूद्रों के लिए बनाया गया। मतलब नाटक करना, लोक नाटक करना या नाटक करना ये शूद्रों का काम रहा। मतलब देवता लोग हार चुके थे, देवता लोग ये काम नहीं कर सकते थे। और ना हमें उससे परहेज नहीं है कि लोक नाटक और आधुनिक नाटक अलग अलग हो गया, इससे भी परहेज नहीं है, क्योंकि नाटक साथ में स्वयं का नाटक प्रयोग है और नाटक का रूप बदलेगा। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, लेकिन हमने चीजों को आयातित कर लिया और लोक नाटकों को हमने हूबहू ऐसा ही रखा। हेलो जी 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 सर। सर आपकी तबीयत ठीक है? ये ना बड़ा ऑनलाइन फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को सही से मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन अब शायद उम्मीद लगता है कि मैं ठीक से जुड़ पाऊँ। मैं पुनः स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट अच्छे से करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि ये ऑनलाइन से मैं बहुत दूर रहता हूँ। और वो क्योंकि हम लोग की आदत है, हम लोग थिएटर वाले हैं ना, लाइव परफॉर्मेंस सामने इमोशन का आदान प्रदान होता है तब तो हम सहज हो पाते हैं जी। आइए शुरू से ही ये 5G का चक्कर है आजकल जी, तो 5G हम लोग को लेना पड़ेगा 4G छोड़ के। ये भी हमारा संकट है हमारे समय का। एक तरह से आभासी अभिनय से जुड़ना कितना कठिन है ये भी दिखता है। जी जी, तो अब हम हाँ गीता जी जी सर। हम एक फ्रेश मूड से अच्छे से शुरू करते हैं फिर से। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जिन्हें भी आप सब्जेक्ट आपके पास है, आपके ज्यादा नजदीक है, मैं तो बनारस में बैठा हुआ हूँ काशी की नगरी में, तो जो भी आप सब हम बातचीत के संदर्भ में ही बात करें, बातचीत का सिलसिला रखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर से आप सवाल हमें कर सकते हैं कोई भी विषय पे, थिएटर से, आधुनिक से, लोक से, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दे पाऊं अच्छे से। जी सर। अब मुझे लगता है कि संकट के बाद कट गए, अब नेटवर्क भी सही है। जी अरविंद जी अपना सवाल फिर से करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि तो वो अभी अपना सवाल रख रहे हैं। जी सर, माफी चाहूंगा, बार बार आपको तकनीकी दिक्कतों की वजह से बार बार आपके सामने प्रश्न मुझे दोहराना पड़ रहा है। मैंने जो प्रश्न रखा था वो प्रश्न ये था कि नाट्य शास्त्र में इस कथा का वर्णन हुआ है कि देवताओं के कहने पर ब्रह्मा ने समस्त मानवों के मनोरंजन के लिए नाटक की रचना की।
और खास करके समस्त मानव का विशेष हिस्सा वो था जिसे शूद्र कहा जाता था और वेदों के पठन पाठन से लगभग बाहर रखा गया था। और यही कारण है कि वेदों से, जैसे ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक की रचना हुई। और माना गया कि विभिन्न रुचि रखने वाले, जिसके बारे में कालिदास ने कहा नाट्यम भिन्न रुचि रजनस्य बोधापेक्यम समाराधनम, कि विभिन्न तरह की रुचि रखने वालों के लिए इस नाटक की रचना होती है, नाटक का परफॉर्मेंस होता है, अभिनय होता है। तो लोकोपदेश जननम के लिए जिस विधा का जन्म हुआ, यानी लोक विधा के रूप में ही जिसका जन्म हुआ, हजारों सालों की परंपरा के भीतर ऐसी क्या दिक्कतें आई, ऐसी क्या बातें आई, जिसकी वजह से ये लोक नाट्य परंपरा अभिजात और लोक में बंट करके लोक, जिसे वास्तविक अर्थ में लोक कहा जाता है, वो धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होता चला गया। और आज हम उसे सुरक्षित संरक्षित करने की बात करने लगे हैं। तो हमारे इतिहास में ऐसी क्या दिक्कतें रही, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही, उस पर थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। इसका बहुत सारा कारण है। एक तो हम अपनी परंपराओं से या नाट्य शास्त्र से, या जो नाट्य शास्त्र का मकसद था, मोटिव था, हमारे यहाँ आक्रमण भी होते रहे, बीच में दुनिया आती रही, मुगलों का आक्रमण था, अंग्रेजों द्वारा ये था, फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति लेकर आए, तो हम अपनी संस्कृति से कट गए। तो ये बहुत सारे कारण है स्थितियों का। लेकिन नाट्य शास्त्र भी, मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से नहीं कटे हैं, अलग नहीं हुए हैं। अभी भी आप हबीब साहब का उस काम देख सकते हैं। हबीब साहब का, ऐसे कई थिएटर वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका काम लोक से बचा हुआ है, मतलब लोक नाटकों के एलिमेंट हैं उसमें। वही मैंने शुरू में भी कहा था कि भारतीय जनमानस कहानी सुनना चाहता है, जो हमारा लोक का मुख्य हिस्सा है। भारतीय जनमानस कुछ गीत सुनना चाहता है, वो अभिनेता के साथ साथ रोना भी चाहता है, हंसना भी चाहता है। तो इस तरह से बीच में क्या हुआ कि हम, क्योंकि मामला ग्लोबलाइज होने लगा, ग्लोबलाइजेशन का मामला था, वैश्वीकरण का दौर था, यहाँ से चीजें वहां पहुंचने लगी, वहां की चीजें यहाँ पहुंचने लगी। और हमारा समाज का ज्यादातर वर्ग या तो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास, या जिसको क्लास में बांटे तो हम निचले तबके में ज्यादा लोग थे। और हमारी एक खूबी रही है मिडिल क्लास की, ग्लोबल मिडिल क्लास की, कि हम वो चीजें की ओर ज्यादा खींच जाते हैं जो दूर से अच्छा लगता है, जो हमें खींचती है, प्रभावित करती है। हमें सपने बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मालूम है कि सपने हम पूरे नहीं कर सकते। हमें जो हमारी वेशभूषा में भी देखिए कितना बदलाव आया। हम जितना कंफर्टेबल शायद धोती में थे या लंगोट में थे, तो हमने बाहर से देखा, उसको तुरंत प्रभावित हो गए। हम वैसे चीजें जिसे हम नहीं पा सकते। भारतीय जनमानस स्टार के पीछे, हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे ऐसे भागते हैं भक्ति में, जैसे कि बल्कि वो खुद उनके अंदर हीरो है। हमारे लोक तत्व में भी हीरो है। हम भिखारी ठाकुर तब कहाँ भागते हैं, हमें दिलीप कुमार ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारे जो सपने थे, वो इतनी तीव्रता लिए हुए थी, एजुकेशन है, शिक्षा नहीं था, तो दूर की चीजें की ओर हम भागते चले गए। और उसमें बीच में हमारे यहाँ आक्रमण होते रहे, मुगलों का दौर रहा, अंग्रेजों का दौर रहा, तो वो जो बाहर से उसमें हम प्रभावित होते गए। तो जैसे कि फिर हम, तो ये कारण, लेकिन हमें आज भी लगता है कि भारतीय मतलब थिएटर की बात करें, भारतीय रंगमंच की बात करें, तो हमारा रंगमंच वही ज्यादा समृद्ध हुआ, वही ज्यादा पॉपुलर हुआ जो सबके बीच गया। हबीब साहब का नाटक लोक तत्व लिए नाटक था, नाचा में करते थे वो। उनमें छत्तीसगढ़ के ज्यादातर वो लेबर क्लास, किसान वर्ग के लोग अभिनेता होते थे, लेकिन उनके नाटक अगर बेगूसराय के कोई छोटा सा गांव में भी होता है तो लोग उतना ही प्रभावित होते हैं। अगर कोई मेट्रो सिटी में होता है उतना ही प्रभावित होता है, असर वो वही छोड़ता है। तो
तो हमें लगता है कि खत्म नहीं हुआ, दूरी नहीं हुआ, हाँ करने वाले कुछ कम रहे, आज भी हो रहे हैं। आज जैसे हम लोग, अगर ये दूरी होता था आज हम इस विषय पे बात करने नहीं पहुंचते। तो हाँ, फिर ये भी अच्छी, ये भी कोई बहुत बड़ी अति नहीं कि हम अपनी जड़ों के कारण या हम बाहरी चीजों को लेना, अच्छी चीजों को लेना बंद कर दें। अब देखिए, अब हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया। जैसे हमारे यहाँ देवी है, दुर्गा का रूप है, इतनी ताकतवर महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को हम कमजोर मानते हैं। दूसरी चीज, हमने दुनिया को कामसूत्रा दिया, खजुराहो, अजंता अरोरा की मूर्तियां देखे आप, लेकिन हम अगर सेक्स पे या इन सब चीजों पे बात करने हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपवित्र है। तो ये जो हमारे थॉट में जो प्रॉब्लम है ना, सोच में जो है ना, वो हमारी ये परिवेश, जो हमारे आसपास का परिवेश है, वो हमें अपनी जड़ों से काटता है, कन्वेंशन क्रिएट करता है। और हमें यही लगता है कि कन्वेंशन वो अच्छा है जो मनुष्य की भलाई में हो, जो लोगों को ज्ञान दे सके, लोगों को अपनी ओर खींच सके, ये नहीं कि अपनी चीजों से ही दूर कर दे। हम जैसे यहाँ बहुत सारे लोग, हम कामसूत्रा पे खुल कर बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? आज हमारे अजंता अरोरा की मूर्तियां देखे या खजुराहो देखे, वहां तो हमारे ट्रेडिशन में है। स्त्रियों को जो शक्ति हमारे परंपरा में रही है, हम कमजोर चीजों की ओर ज्यादा जाते हैं। तो यही हाल हुआ है हमारे लोक जीवन के साथ भी, लोक एलिमेंट के साथ भी, लोक तत्वों के साथ भी, कथा कहानियों के साथ, साहित्य के साथ। हम आधुनिकता की आड़ में हमने एक ऐसा जीने का एक फॉर्म बना लिया, एक नियम बना लिया, एक कानून बना लिया कि नहीं, ये सही है। इस नियम और कानून ने, इस बंधन ने हमें स्वच्छंद नहीं रहने दिया। और जो हमारा लोक जीवन था, जो हम पीछे जब मुड़ के देखते, हमारी जड़ें थी, परंपरा थी, वो स्वच्छंद था, वो खुला था। तो हम प्रगति के नाम पे जब आगे बढ़ने लगे तो हम अपने आप को बांधते चले गए कई बैरियर में, यही हमें अपने जड़ों से काटता चला गया। पहले मैं बताता हूं, जब मैं थिएटर कर रहा हूं या मैं अपने समाज में जाता हूं, पहले लोगों से जहां मन होता वहां बैठ के गप कर लेता था, गांव का चबूतरा होता था। आज मुझे चबूतरे पे बैठ के गप करने में, बात करने में लगता है कि नहीं, मेरा स्टेटस ही हो जाएगा, हमें कुर्सी की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में ही ये पूरा जो परिवर्तन हुआ है, और ये जो लोक तत्व, लोक नाटक, ये केवल एक संरक्षण के नाम पे, ये कुछ लगता है ये एक दिखावा टाइप हो गया है, ज्यादा जीवन में नहीं है वो। तो हमें लगता है कि हमें अपनी जड़ों की ओर, हमें अपनी परंपराओं की ओर वापस लौटना चाहिए। और आधुनिकता का मतलब ये है कि उन परंपराओं, उन जड़ों को लेकर रिक्रिएट करके हम लोगों तक पहुंचे। और हम अपने को, मैं पहले, आप बोलते हैं नाट्य शास्त्र में क्या नाटक होते थे संस्कृत नाटकों में? या तो नायक भगवान होते थे, या नायक राजा होते थे। अब हमारे लोक नाटकों में नायक गांव का आम आदमी होता था। तो नाट्य शास्त्र से ज्यादा समृद्ध और ज्यादा आधुनिक हमारा लोक नाटक है, लोक जीवन है। हम किसी राजा की वाहवाही नहीं करते, हम किसी गॉड की वाहवाही नहीं करते, हम आम जीवन की पीड़ा, आम जीवन के वो धान का सूप, या वो गेहूं की बालियां, या खेतों में हरियाते हरे भरे वो किसान। तो लोक जीवन से तात्पर्य, लोक तत्व तात्पर्य अपनापन, और लोगों के सहजता तक हम पहुंच सके, लोगों से अपनी बात कर सके और अपने को बंधनों से मुक्त कर सके। वैसा था हमारा लोक परंपरा, वैसा था हमारा ट्रेडिशन। दादी नानी बहुए घर की और सब एक साथ बैठ के देखती थी भिखारी ठाकुर के नाटक। और आज हम बोलते हैं कास्टिज्म, जिस फ्यूडलिज्म सिस्टम में भिखारी ठाकुर ने, जब मेरे गांव में आए थे, मेरा गांव राजपूतों का गांव है, अब भिखारी ठाकुर जाति के नाई थे, और उस समय वो बोलते थे अपने नाटकों में, एक उनका दोहा था कि सुन लो बेटा सकल समाज। अब लोगों को लगता, लेकिन वो जितना, लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगता था। आज हम किसी को बोल दे तो सीधे हो जाया करे, मैं ये। तो हमारी जो आजादी थी, स्वतंत्रता था, हमारा जो नेशनलिज्म था, हम जो सहज थे, हमने आधुनिकता के नाम पे अपने जड़ों से कटते हुए हमने ऐसे तरह से अपने को बांध लिया, ये कर लिया, जहां हमें
लोक तत्व केवल फेलोशिप, रिसर्च, स्कॉलरशिप और किताबों की शोभा के लिए या एक मतलब वही है कि एक ऐसे रूम में बैठकर हम किसान की व्यथा पे लिख रहे हैं। तो हमें लोक को महसूस करने की जरूरत है और उसको रिक्रिएट करके, केवल हूबहू नहीं, जो उसके अच्छे तत्व है, जो अच्छे एलिमेंट है, उसको लेकर आगे ले जाकर उसे बनाए रखने की जरूरत है। अब देखिए हम लोग बिहार, बंगाल, बिहार, यूपी का हाल देखे। हमारे यहाँ नौटंकी था यूपी में, बिहार में विदेशिया है, कहाँ पुरस्कृत हुआ, कहाँ उसको संरक्षण मिला। लेकिन आप साउथ का कथकली देखे, इंटरनेशनल ब्रांड है, कुडियट्टम देखे। तो हमारा जो है ना, हम बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए। लोक जीवन, लोक तत्व हमें स्वच्छंद रहना सिखाता था। मैं वो खेतों में रात में वो खरियान में बैठ के गाना सुनना, वो पेट्रोमैक्स के नीचे पूरे गांव का वो दुर्गा पूजा के अवसर पे या ऐसे कई त्योहारों के अवसर पे, या जो शादी त्योहार में, शादी वगैरह में जो वो रस्में हैं, रिवाज हैं, जो सोहर है, जो गीत है, इन सब से हम कटते चले गए। आज हमें ताज्जुब यह लगता है कि अब शादी ब्याह के लिए भाड़े पे गीत गाने वाले लाए जाते हैं। अब हमारी हमारी क्या दिक्कत, हमारी महिलाएं, हमारे घर की जो नई जनरेशन है, हमारी बेटी है, उसे शादी के गीत के लाइन नहीं मालूम। लेकिन मेरी माँ को, मेरी दादी को मालूम था। वो आरा जिला से अले बरतिया, ऐसे ऐसे कई गीत थे पॉपुलर, ऐसे शादी में हम लोग सुनते थे, गाली देते थे। ये कहाँ चला गया? उसकी जो मिठास थी, जो जीवन का सुख था, जो सुंदरता था, उससे हम कटते चले गए। तो और पता नहीं समय के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमें लगता है कि फिर हम वापस ही जा रहे हैं, फिर वहां जाएंगे, क्योंकि हम अब इस जीवन से, इस ये जो भाव है अभी का, उससे हम उब रहे हैं। और फिर हमें वो जो खेत की हलियारी है, वो जो करारनेट के जो धुन है, वो डीजे नहीं, वो शहनाई बजती थी, वो धुन अभी भी हमें खींच रही है। तो लगता है कि एक सर्कल भी है, हम फिर उन्हीं लोक तत्वों के पास जाएंगे, उन्हीं लोक तत्वों से ही परिष्कृत करेंगे चीजों को, वहीं से ले पाएंगे। और भारतीय जनमानस, हर अलग अलग ज्योग्राफिकल स्थिति है, अलग अलग कलाएं हैं, लेकिन सबको दुख सुख सेम है। और किसी को हम चींटी काटे तो दर्द सबको होता है। हमारा आज भी जो भारतीय है पूरा, चाहे वो बिहार का पटना हो, चाहे वो बंगाल का हो कोई जगह, या कश्मीर हो, सब जगह के लोग, कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, गाना सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, सहजता किसे अच्छा नहीं लगता। तो ये सब हमारे लोक तत्व में था, लोक जीवन में था, और उससे हम दूर हो गए, कट गए, और वो हमारे कामों में भी आने लगा। हम भी तकनीकी चीजों में फंसते चले गए। हम हमेशा कहते हैं कि तकनीकी चीजों का सहारा हम लेंगे, लेकिन इतना नहीं लेंगे जो हमारा जो मेन जो मर्म है वो खत्म हो जाए। जी सर, आपने सर बहुत अच्छी बात कही। अपने अभी जो आपने तमाम बातें कही, उसमें से एक बात महत्वपूर्ण थी कि हम जो नकारात्मक चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और लोक नाटकों के बहुत सारी बातें, बहुत सारे तत्व अभी भी जिंदा हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। मैं थोड़ा सा सिनेमा से इसी चीज को जोर से आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि लगभग 100 सालों से लोक नाटकों के बहुत सारे तत्वों का इस्तेमाल करते हुए सिनेमा आगे आया है, और सिनेमा भी एक परफॉर्मिंग आर्ट है, और कहीं ना कहीं नाटकों का ही इलेक्ट्रॉनिक विस्तार है। तो इस रूप में लोक नाटकों के बहुत सारे तत्व अगर सिनेमा में आए हैं, और उसमें सिनेमा लोक का मनोरंजन करने में, जैसा कि भरत के नाट्यशास्त्र में परिकल्पना की गई है, उस व्यापक समाज का मनोरंजन करने में सक्षम है, तो लोक का नाटकों की परंपरा को सिनेमा के माध्यम से एक विस्तार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? ये आपने बहुत ही सही सवाल, और ये है भी, ये सच्चाई है कि क्योंकि सिनेमा भी हमारे आसपास से ही चीजें लेकर बनी है। हमारे आस उसके भी जो व्यूअर है या देखने वाले, वो हम ही हैं। तो सिनेमा ने इसको बहुत आराम से पकड़ा। बाहर के फिल्मों में मैं गाना बहुत कम देखता हूँ, है ना। हमारे फिल्मों की जान होती है गाने। जो फिल्म का 5 गाना हिट है, वो फिल्म भी हिट है। तो ये और उन गानों पे लोक गीतों का गहरा असर रहता है।
बहुत असर है। या जो हमारे गुलाब बाई नौटंकी गाती थी, उनकी गीतों को वहां गाना गया, कई चीजें वहां से ले लिया गया हूबहू। और लोग हम उनका ले तो वो तुरंत वो क्या होता है, कॉपीराइट का मामला बन जाएगा, लेकिन वो लोग तब से उठा ले, कोई कॉपीराइट का मामला नहीं। तो ऐसे, और फिल्मों ने जो काम हमें हमारे रंगमंच को करना चाहिए था, वो काम बखूबी फिल्मों ने निभाया। और हम नाटक वाले, फिल्मों ने ज्यादा बाहर से प्रभावित नहीं है, हमारा फिल्म बाहर के दुनिया से नहीं प्रभावित है, लेकिन थिएटर हमारा प्रभावित हो गया। हम शेक्सपियर से बहुत प्रभावित है, इब्सन रियलिज्म से बहुत प्रभावित है। वो बॉक्स सेट, ये वो सब अंग्रेज के साथ साथ आए, हमारा पारसी नाटक था वो खत्म हो गया। तो लेकिन फिल्मों ने लोगों के भाव को पकड़ा। शायद जो फिल्मों ने काम किया, वो काम थिएटर वालों को भी करना चाहिए था। फिल्मों का क्योंकि माध्यम बहुत लंबा है, वो बहुत दूर तक पहुंचते हैं। हम बहुत नाटक करेंगे, 10 शो भी करेंगे तो 5000 लोग, 500, और हॉल फुल भी रहा तो 5000 लोग तक, वो एक बार में कितने स्क्रीन पे रिलीज करके। तो भारतीय सिनेमा ने उन्हीं तत्वों को लिया जो हमारे लोक नायक, जो हमारे जनता है, जिन्हें पसंद करते हैं। जैसे उन्हें कहानी सुनना अच्छा लगता है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, उन्हें गाना सुनना अच्छा लगता है, उन्हें एक्शन धार, इमोशन, रोना, कान, अभिनय, हंसना, ये अच्छा लगता है। इन सभी चीजों को भारतीय फिल्मों ने बहुत बखूबी अपनाया, जहां थिएटर पीछे रहा। थिएटर ने नहीं अपनाया, बल्कि थिएटर को हम बोलते हैं कि सिनेमा के पास रोजगार है, अभिनेता के पास वहां जाने में पैसे है, लेकिन थिएटर में नहीं है। उन्होंने काम किया। हमने दिल्ली में होता है, ये देखिए, मैं बेगूसराय से हूं, मैं दिल्ली में कोई नाटक हुआ, वो बहुत प्रभावित कर जाता है, और उसका अंश नाला में पानी बहते बहते वहां पहुंचता है। बहुत लोग, दिल्ली से नाला बहता है, वो छंद के जो अंश आता है, वो बेगूसराय में लोग रिपीट करते हैं। ये नहीं है कि बेगूसराय में बहुरा गोरिन की कथा है, बेगूसराय में बिहार कोई परंपरा है, जट जटिन है, ये उससे हम लेकर दिल्ली नहीं आते। यही है हमारा भारतीय रंगमंच का, और जिन्होंने किया। और ये बहुत अच्छा सवाल था, फिर आपने पकड़ा उसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में, कि फिल्मों ने वो बखूबी काम किया। जी 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 सर। अच्छा, अभी आपने सर कहा कि दिल्ली से अगर कोई नाला भी बह के गांव की तरफ जाए तो वहां लोग ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं, या एक परंपरा बन गई कि दिल्ली में पहले होगा और फिर गांव में चीजें जाएंगी। तो क्या भारत सरकार की जो सांस्कृतिक नीतियां हैं और भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक समझ है, दोनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, केंद्रित होती हमारे सरकार आवाज ठीक है। हेलो, जी जी, आवाज आ रही। जी सर। जी हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप। हाँ, हमें लगता है अरविंद जी कि हमारे सरकार के पास कोई सांस्कृतिक नीति है ही नहीं, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कुछ होंगे। क्योंकि हमारे बिहार में मैंने तो हमेशा देखा है कि संस्कृति मंत्री या वैसे मंत्री वही लोग बनाए गए हैं जो किसी लायक नहीं थे, जिन्हें मंत्री, कोई बेकार, किसी को मंत्री बनाना हो, बेकार लोग उसको संस्कृति मंत्रालय दे दो, और साथ में एक ज्वाइंट भी कर देते हैं, एक और मंत्रालय ज्वाइंट कर देते हैं। हम अपने बिहार की बात करें तो हमारे ऐसे ऐसे मंत्री हुए हैं जिन्हें स्टेडियम, ऑडिटोरियम में अंतर नहीं पता है। और सांस्कृतिक नीति के नाम पे कुछ रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई नीति मुझे नहीं लगता। क्योंकि हमारे यहाँ विकास का मतलब सड़क, बिजली, पानी, और वोट का मतलब लोगों को बांटो, तोड़ो, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोरा के नाम पे, काला के नाम पे। वैसे दुनिया में, वैसे संचार में, जहां पे विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी तक सीमित है, जहां वोट का मतलब केवल वो भेदभाव है, जात पात है, धर्म है, वहां पे रह के हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का कैसे रक्षा करें। तो हमें लगता है ये जो हमारे साथ हुआ है, हम टूटते चले गए हैं, उसका ज्यादा आधार हमारे समय के सरकारें और हमारे जो नीति निर्धारक है वो रहे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि हम कलाकार, हमें राजनीति से क्या मतलब। तो ये 70 सालों में राजनीति ने
हमें अपनी जड़ों से काटने का ज्यादा काम किया है। अब मैं इस बात को मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे स्टेट को कोई होगा, कोई छोटा मोटा एक उदाहरण, कोई नाटक फेस्टिवल हो गया या कुछ हो गया, वो अलग चीज है। हमारे यहाँ न राष्ट्रीय स्तर पे न राज्य स्तर पे कोई सांस्कृतिक नीति नहीं है। कभी आपने सुना है कि किसी नेता ने अपने भाषण में लोक तत्व या अपने कल्चर को बचाने की बात की हो? कहीं एक बार मैनिफेस्टो में ये रहा हो कि हम सांस्कृतिक नीति बनाएंगे? किसी राज्य का मैनिफेस्टो निकाल के देखें। तो हम अपनी जड़ों से कटने में केवल हम दोषी नहीं है, हमारे जो नीति निर्धारक हैं, हमें जो आगे ले जाते हैं, मैं उनको भी दोषी मानता हूं, क्योंकि वो भी उसी कन्वेंशन से आए हैं जहां से हम आए हैं। वो भी परंपराओं में बंधना चाहते हैं, वो बंध के रहना चाहते हैं कि विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी ये है। विकास का मतलब पूरी तरह से सांस्कृतिक विकास नहीं है, सामाजिक विकास नहीं है। लोग बेहतर जीवन जी सके, अच्छे से बात कर सके, कहीं सांस्कृतिक रूप से जागरण हो रहा हो, ये मकसद ही नहीं है उनका। तो इस मामले में हम लैप्स रहे हैं। बिल्कुल सर। और बस खाना पूर्ति के लिए वो स्कीमें सब चल रही है। तो एक ये है, तो ये विभाग भी चलना चाहिए। आपने कभी देखा है जो देश का टॉप लीडर है, उसे कभी या राज्य में उसे संस्कृति मंत्रालय दिया गया हो? और मुझे लगता है कि शिक्षा, एजुकेशन और कल्चर, संस्कृति, ये दोनों आप केवल अपने बल पे नहीं कर सकते। इसको पूरी दुनिया में जहां जहां बेहतर है वहां सरकारी संरक्षण की जरूरत रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। गीता जी इसी संदर्भ में कुछ आपसे पूछना हाँ, हाँ। गीता जी। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी और अभी भी आपने थिएटर की बात की कि जो हमारा लोक नाट्य परंपरा है उसे परिष्कृत करना है और कैसे हमें अपनी परंपराओं से जोड़ना है। तो जब आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अपना प्रशिक्षण पूरा किया था और आप बेगूसराय आए थे, तो आपसे ये सवाल भी किया गया था कि आप वापस क्यों जा रहे हैं। तो आपने कहा था कि जो सारी सुविधाएं महानगरों में या बड़े शहरों में है वो आप वहां पर भी रंगमंच या थिएटर से संबंधित देखेंगे। और जो सर हमारे यहाँ लोक नाट्य परंपरा रही है उसमें जो व्यवसायिक या अव्यवसायिक मंडलियां रही हैं, तो जनता वहां पर जब नाटक देखने के लिए आती है तो वह अपने मनोरंजन के लिए आती है और वहां उसे कोई शुल्क अदा नहीं करना होता। लेकिन जब आप थिएटर में कोई नाटक खेलते हैं, जैसे आपने भिखारी ठाकुर का गबर की चोर जो बहुत हिट हुआ और उसके बाद काफी सारे आलोचकों ने भी और रंगकर्मियों ने ये कहा कि आपने किस तरह से जो लोक नाटक है उसे रंगमंच के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या वो लोक उस तक पहुंच पाएगा अगर आप इस तरह के नाटकों को थिएटर में करते हैं, लोक नाटकों को थिएटर में करते हैं, तो क्या वहां पर लोग शुल्क देकर या उस परंपरा को निभाएंगे या फिर हमें उनके बीच में इस परंपरा को दोबारा जीवित करने या परिष्कृत करने के लिए वापस वहां जाना पड़ेगा? क्या आपका अनुभव रहा? क्योंकि शायद आपने ऐसा कोई प्रयास किया भी है जो मैंने आपके उसमें पढ़ा और सुना। अभी ये गबर की चोर का आपने नाम लिया, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। मैं कंटेम्प्रेरी थिएटर कर रहा था, मेरे अंदर एक प्रभाव था एक्सपेरिमेंटल थिएटर। मैंने कई शेक्सपियर को बार बार किया, मैंने भारती जी का अंधा युग भी किया, कई तरह के लिटरेचर, साहित्यिक कई कृतियां। कोई ये नहीं, मुझे लगा कि यही जो सवाल आपने किया, ये सवाल मेरे अंदर भी 2014 या 13 के आसपास दौड़ रहा था, कौन रहा था कि मैं ऐसा कोई थिएटर करूं जिससे लोग जुड़े, लोग अपना समझ के आए, भीड़ लगे, टिकट बिके। तो मैंने पहली बार, इससे पहले मैंने कोई लोक नाटक नहीं किया था और मैं ये नहीं चाहता था कि क्योंकि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये न लगे कि मैं फिर वही हारमोनियम और ढोलक के बीच चला गया, क्योंकि वो मुझे ऐसा मेंटल ये बना दिया गया था कि हारमोनियम और ढोलक मतलब वो लोक कलाकार, वो दरी बिछा के करने वाले कलाकार, ऐसा मेरा भी मन में था। और मैंने लेकिन जब मैं गया मुझे लगा नहीं, हम जहां थिएटर कर रहे हैं, जिस जमीन पे थिएटर कर रहे हैं, उनकी जरूरत अलग है। उनके पास जो टाइम है वो 2 घंटे निकाल के आएंगे, वो केवल इंटेलेक्चुअलिज्म, बौद्धिक बहस देखने नहीं आएंगे, वो कंटेंट को भी मनोरंजन रूप में लेना चाहते हैं। तो मैंने ये गबर की चोर नाटक एकाएक तय किया और ये सोचा कि मैं देखता हूं ट्राई करके कि इस नाटक को मैं उसमें मेरे पास कैपेसिटी नहीं थी, बहुत सारे संसाधन नहीं थे। मैंने कहा कि इसको मैं 7 दिन लगातार शो करूंगा
ओपन करूंगा और पूरे शहर में पोस्टर लगाऊंगा, टेम्पू से प्रचार करूंगा। वो सब संसाधन जो नाटक के हिट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए किया जा सकते हैं, वो सब मैंने उस नाटक में किया और 3 महीना मैंने रिहर्सल किया था, जम के प्रचार किया। लेकिन थिएटर का एक अभाव है कि हम कितना भी टिकट बेच ले, कितना भी रेट रख ले, टिकट क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस खर्च बहुत ज्यादा है। वो 700 का बजट करीब गया होगा, मेरा लगता है 3 से 3.5 लाख, और टिकट 20 रुपए का बेच के वो टिकट मुश्किल से आए होंगे 12 से 14 हजार तक। तो लेकिन एक जो ये था कि लोग जितने चाव से उस नाटक को देख रहे थे, जो भीड़ जुट रही थी, लोग बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे गाने। अब मैंने वो नाटक मुश्किल से 40 मिनट का नाटक है वो, मेरा नाटक 2.25 घंटे का था। मैंने उसको री इंटरप्रेट किया, क्योंकि वो नाटक आप गबर की चोर पढ़ेंगे तो स्त्रियों के लिए लोग मजा लेते हैं। उसमें जैसे गीत आते हैं, एक जैसे हम हमारे समाज में ये बात हो कि एक बेटा 2 बाप, ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है, और 2 बाप उस औरत से लड़ रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। तो मैंने कहा कि अब मैंने जब भी इसकी प्रस्तुति देखी थी, मैंने भिखारी ठाकुर की जो कंपनी थी, वो बाद में उनका भी नाटक देखा था। लोग ठहाके मारते थे, हंसते थे, रोते, मतलब खूब मजा लेते थे, या जो भी देखा वो कॉमेडी बन के निकला। लेकिन मैंने उसी मनोरंजन के साधन को लेते हुए मैंने ये विमर्श खड़ा किया कि स्त्री के कोख पे किसका अधिकार। नाटक तो लोक नाटक था, लेकिन उसको अभी के समय में आधुनिक संदर्भ में उसको इंटरप्रेट किया, और वो 2.25 घंटे का नाटक बना। और वो नाटक केवल वो जो हमारे माइंड सेट में था कि 2 बाप, ये बेटा, ये नाजायज, ये शब्द आते ही हम थोड़ा ये हो जाते हैं, उसको तोड़ता है। और जब वो नाटक मैंने उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो मैंने फिर वही काम किया कि मैंने इसको प्रोसेडियम में किया, हॉल में किया। ये लोग इसको हमने आज के संदर्भ में किया है, री इंटरप्रेट किया है, इसको भीड़ में ले जाकर देखते हैं। तो हमारे बेगूसराय में ये गांव है सीमा, वहां दुर्गा पूजा का माहौल था। मैंने उनको कहा कि मैं आपके दुर्गा पूजा में वो नाटक करना चाहता हूं, और वो फिर वही 5,000 6,000 की भीड़। और आप विश्वास करें, फाइनेंशियल छोड़ दीजिए नुकसान जो हो, लेकिन वो दर्शकों तक पहुंच की बात है, वो 5,000 दर्शक भी उतना ही मजा ले रहे थे जितना दिनकर भवन में बैठे हुए, वो प्रोसेनियम में बैठे हुए 500 लोग ले रहे थे। तो हम तो ये सॉल्व, अच्छा नाटक हो, लोगों से जुड़ता नाटक हो, सवाल उठाता नाटक हो, मनोरंजन करता नाटक हो, तो उसको लोग मिलेंगे। बस हमें ये सॉल्व करना है कि वो जो उसकी जो फाइनेंशियल है वो नाटक में नहीं हो सकता। हम कितना टिकट रख देंगे की तारीफ, 500 भी रख देंगे, तो लोक नाटक जो है, जैसे रामनगर की रामलीला आस्था के कारण जीवित है, वो राजा का संरक्षण है, काशी नरेश का भी, तो वो जीवित है। तो हमें अपने लोक तत्वों को, लोक नाटकों को हमें संरक्षण देना होगा। केवल जनता के बल पे नहीं होगा, जनता को इसलिए तैयार करना होगा कि उनकी वो जरूरत बन सके। हमने कभी जनता के इसकी जरूरत ही नहीं बनाया। जनता के लिए शिक्षा जरूरत है, तो शिक्षा इंडस्ट्री है। कोटा में कितने कोचिंग है, पटना में कितने कोचिंग है। तो शिक्षा जिस तरह से लोगों की जरूरत बन पाई, संस्कृति लोगों के लिए जरूरत नहीं बन पाई। तो इसमें तो हमें लगता है कि लोगों की जरूरत और संरक्षण की जरूरत है उन चीजों को, और हमेशा से एजुकेशन और संस्कृति, हमेशा से सरकारी संरक्षण की जरूरत है। जी जी सर। और कोई प्रतिभागी अगर किसी की जिज्ञासा है तो वो अपनी बात, प्रश्न या टिप्पणी रखना चाहते हैं तो। सर एक सवाल और मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो नाटक क्योंकि साहित्यिक विधा भी है, और एक यही ऐसी विधा है जिसमें लेखन और अभिनय के अतिरिक्त बहुत कुछ है, जिसमें आपने भी विशेषज्ञता हासिल की है। तो ऐसे में जब आप प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम बनाते हैं, और वहाँ पर जो, क्योंकि हम भारत में हैं और भारतीय जो लोक साहित्य है, या क्योंकि यहाँ ड्रामा और थिएटर की बात हो रही है, तो जो भारतीय नाट्य परंपरा है, क्या ये पाठ्यक्रम में एक हिस्सा रहता है? ऐसे विद्यार्थी किस रूप में रहते हैं, और क्या वो अपनी परंपरा से जुड़ पाते हैं, या उस तरह का जोड़ने का प्रयास करते हैं? वो किस रूप में उसे लेते हैं विद्यार्थी?
और क्योंकि एक जगह आपने कहा भी था कि जो अपनी परंपराओं से नहीं जुड़ता, जो स्थानीयता से नहीं जुड़ता, वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी नहीं जा सकता। तो किस तरह से उनको प्रशिक्षित किया जाता है, या किस तरह से उन परंपराओं से जोड़कर, या कई तरह की कार्यशालाएं भी आप आयोजित करते हैं, तो क्या विद्यार्थियों की भी भूमिका उसमें रहती है? मतलब जो मेरा ये शुरू से जो स्थानीय है वही अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके अंदर स्थानीयता का बोध नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय, कभी लोकल। अभी मोदी जी का भी चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का लोकल एंड वोकल। तो जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी हम 3 साल का पढ़ाई किया, कोर्स किया, तो वहां भी एक कैप्सूल के तौर पे ही है कि हम सेकेंड ईयर में किसी फोक फॉर्म को लेकर काम करने हम 2.5 महीना 3 महीना जाते हैं, उस विशेष करके उस एरिया में जाते हैं जहां उस फॉर्म पे काम करते हैं, फिर नाटक तैयार करते हैं, फिर दिल्ली में आके उसको प्रदर्शन करते हैं। अब एक चीज है गीता जी, आपसे भी एक सवाल है, अगर मैंने चांद देखा ही नहीं है, जी, अगर चांद को मैंने देखा ही नहीं तो इमेजिन करके मैं क्या चांद बनाऊंगा? जी। अगर मैंने कोई घर या दरवाजा देखा ही नहीं तो दरवाजे का स्क्वायर पेंटिंग क्या बनाऊंगा? तो जो रियल यथार्थ है, जो हमारा जीवन है, हमारा जो जमीन है, हमारी जो जड़ें है, उसका अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें अब ये नहीं मालूम कि मेरे घर का दर्द क्या है, घर का सुख क्या है, हमारे आस पड़ोस का सुख का दर्द क्या है, उसे बिना महसूस किए हम आपके सुख दुख को कहां से महसूस कर पाएंगे? तो हमें इस संदर्भ में भी कहना था कि हमें चांद को देखने की आदत डालनी होगी, तभी हम चांद को रिक्रिएट कर सकते हैं। बिना चांद देखे हम चांद को रिक्रिएट नहीं कर सकते। और मुझे अपने स्थानीयता से मतलब अपने आसपास के लोग, अपने आसपास का परिवेश, उससे कनेक्टिविटी, और उसके केवल अच्छे चीजों से नहीं, जो वहां बुरा है, जो कन्वेंशन है, जो गलत है, सरी गरी परंपरा है, उसको रिजेक्ट करने की भी कैपेसिटी, और उसमें जो अच्छी चीज है जिसके आगे लाने से चीजें और बेहतर बन सके, लोगों को वो जो डिवाइस है, वो जो एलिमेंट है, जो अच्छे एलिमेंट है, उसको आगे लाने की जरूरत है। और जो कन्वेंशन है, जो कहीं भी किसी के लिए नफरत पैदा करता हो, भेदभाव पैदा करता हो, ऐसी चीजों को छोड़ने की जरूरत है। तो स्थानीयता से मेरा यही संदर्भ रहा कि अपने आसपास से, अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने नेचर से, और हमें एक आर्टिस्ट के लिए नेचर से बड़ा रिसोर्स क्या होगा? जो प्राकृतिक संप्रदाय है वहां से जुड़ा होना चाहिए। तो मैं हमेशा ही अपने आजकल भी विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि चांद दिखना सीखो, चांद को देखो बार बार, तभी रिक्रिएट कर पाओगे चांद। केवल चांद की कल्पना करने से नहीं होगा, कल्पना के लिए भी आपको रियल चांद को देखना जरूरी है। सर, एक थोड़ा छोटा सवाल, जैसे आज हम भी तकनीकी माध्यम से और आभासी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया का ये दौर है, तो क्या जो हमारी भारतीय लोक नाट्य परंपराएं हैं, इसमें सोशल मीडिया की कुछ भूमिका हो सकती है कि आज कल सभी के पास ये सुविधा है, तो क्या इनके माध्यम से भी हम अपनी जो लोक नाट्य परंपरा है उसे संजो सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत मेरा तो अलग मत है, लेकिन मैं हमेशा इस सच में रहा हूं कि किसी भी नए मीडियम का, नए माध्यम का स्वागत होना चाहिए और उससे जुड़ाव होना ही चाहिए। बस 1-2 सवाल, जो आज के इमोजी वाली संस्कृति है ना, एक टाइम में एक जगह मुस्कान भेजते हैं, एक जगह आंसू भेजते हैं, एक जगह, ये इमोजी वाले इमोशन इमोशन ज्यादा डेवलप न कर जाए। जो रियल अनुभव है, फीलिंग है, अनुभव है, वो कैसे कायम रहे, और वो कायम यहाँ रह सकता है तो जरूर होना चाहिए। और कम से कम लोगों तक, जैसे फिल्मों ने काम किया लोगों तक, अगर ये सोशल मीडिया के कारण, ये आभासी दुनिया के कारण अगर चीजें और बढ़ती है, आगे पहुंचती है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। बस वही है कि इमोजी वाली इमोशन से बचना है, इसकी प्योरिटी कैसे बनी रहे, ये इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। हमको लगता है उसके लिए हूबहू जो है ना, उसको लाने की जरूरत है, उसको इस मीडियम में लाने के लिए रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि हम मंच पे लाए, पूरा उसको लाइट उट चमक दे के उसको रिक्रिएट, वो न करे, उसको हूबहू लाने की जरूरत है, क्या कि उसकी आत्मा न खत्म हो, जो लाइव की ताकत है ना। और मैं हमेशा ये मानता हूँ जो परफॉर्मिंग आर्ट है, ये जो मजा, जो आनंद लाइव दे सकता है, लेकिन हमें इस लाइव के चक्कर में इतना भी बंध नहीं लेना चाहिए अपने को कि हम आगे की संभावनाओं को
न बढ़ने दे। हमें कहे कि बिल्कुल जाना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, बस उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता कैसे बची रहे, ये थिंकिंग करते हुए इसमें सोचने की जरूरत है। गीता जी, नेगी जी, हाँ नेगी जी कुछ सवाल पूछना जी चाहते हैं, डीएस हाँ, नेगी। संजय जी का सवाल है एक, डॉक्टर संजय, उन्होंने पूछा है कि जो थिएटर है उसके अच्छे दिन लाने के लिए हमें कौन से प्रयास करने पड़ेंगे? थिएटर के दिन अच्छे लाने के लिए हमें वही लोगों की जरूरत बनाना है थिएटर को, और रेगुलर थिएटर की जरूरत है। सरकारी स्तर पे रंगमंडल रेपेट्रियां खोलने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी का में पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने की जरूरत है। और मैं तो इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि थिएटर कुछ बनाता न बनाता हो, आर्ट कुछ कला कुछ काम करती नहीं करती हो, लेकिन कला एक अच्छा इंसान तो जरूर बनाता है। और हर सरकार, हर शिक्षा, हर संस्कृति का ये पुरजोर कोशिश होना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान जरूर बना सके, मेकिंग कर सके। तो अच्छे इंसान बनाने के लिए थिएटर को, जैसे मैंने फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है मेरा, जैसे शिक्षा हमारी जरूरत है, क्योंकि शिक्षा से हमने जोड़ दिया अपने जीविकोपार्जन को। एजुकेटेड होगा बेटा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, प्रोफेसर होगा, डॉक्टर होगा, अच्छा कमाएगा, अच्छे ये होगा, उससे जोड़ दिया। हमने थिएटर को उससे नहीं जोड़ा है, आर्ट कला को उससे नहीं जोड़ा है। तो कला को भी जरूरत के रूप में समाज का एक जरूरत बनाना पड़ेगा, सर। तभी अच्छे दिन आएंगे। जी, डीएस नेगी जी सवाल पूछना चाहते हैं जी, अमित जी। नेगी जी को अनम्यूट किया जाए। सर नेगी जी, आप अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है सर कि हम बहुत सारे लेक्चर सुन रहे हैं और हमारी समझ बढ़ रही है लोक परंपराओं, लोक कलाओं को लेकर के। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा फोक प्रोवर्ब्स पे है, लोकोक्तियों पर है। तो मैं एक द्वंद में फंसा हूँ आजकल कि मैंने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे बनाए हैं एक एक लोकोक्ति को लेकर, लेकिन हमारे जो पहाड़ में जो लोकोक्ति हैं उसमें से 30 से 40% लोकोक्तियां जो है एससी जो समाज है हमारा, या एसटी समाज है, उस पर है। और जब हम बचपन में उन लोकोक्तियों को सुनते थे तो कई बार अच्छे भी लगते थे वो लोकोक्तियां, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी समझ बढ़ रही है, तो हमको लगता है जाति विशेष का अपमान है। तो जहां हम बहुत सारे लोकोक्तियों को बना रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो क्या एससी के जो लोकोक्तियां हैं, एससी से संबंधित वर्ग, उनको बनाया जाना उचित है? क्योंकि कई बार हमको लगता है कि उससे उनकी भावनाएं आहत हो सकती है, हालांकि वो लोकोक्तियां बहुत लंबे समय से लोगों के द्वारा बोली जाती रही। तो क्या ये कितना उचित है उन लोकोक्ति को फिर रिजुविनेट करना, या उनसे बचा जाए? नहीं, बचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हमें लगता है कि हमारा समाज इतना विकसित हो भी रहा है, अब मतलब पहले जितनी कन्वेंशन थी, जितनी जो खड़े गड़े विचार थे, वो टूटा भी है। और हमें लगता है जो जहां है उसको कास्ट, धर्म, कलर, इन सब से ऊपर उठकर जो जहां अच्छा है उसको अपनाने की जरूरत है। और अच्छा अगर इस लोक में है उसे भी अपनाने की जरूरत है, अच्छा उस लोक में भी है वहां भी अपनाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इंसान को कलाएं कम से कम बांटने का काम न करे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कला इंसान की जरूरत हो तो शायद हम विभेद करना या ये जो भेदभाव ये खत्म कर सके। और जहां कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके साथ जुड़ना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और उसे आगे लाना चाहिए। हाँ, बुरा जहां हो रहा है उससे हमें दूर होना चाहिए, उसको नकारना चाहिए। जी जी सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हमें कह रहा है कि हम अपनी बातचीत को यहाँ विराम दें। और बहुत सारगर्भित बातचीत आपके साथ हुई, हालांकि थोड़ी तकनीकी समस्या रही शुरुआत में, लेकिन बहुत अच्छी बातचीत। और आपने किस तरह से जो हमारे जो लोक है और शास्त्र है इसके सामंजस्य की बात की, आपने जो हमारे लोक तत्व हैं उन्हें बचाने की बात की, क्योंकि वो हमें स्वच्छंद होना सिखाते हैं, हमें एक साथ बांधना सिखाते हैं। और किस तरह से हमारी जो लोक परंपराएं हैं उन्हें परिष्कृत कर आगे बढ़ाने की बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी बहुत आप लोग का भी धन्यवाद गीता जी। अच्छा लगा, थोड़ा शुरू में मैं भी थोड़ा ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि मुझे ना आज एक फोन किया, मुझे याद भी नहीं था। उनको कम से कम 2 दिन पहले याद दिलाते तो मैं, और मैं ऑफिस टाइम में था। आगे सर बिल्कुल याद रखेंगे।
और हाँ, हम चाहेंगे तो कि मैं आगे ऑफिस भी आया आप हमसे था। जुड़े। सुबह सुबह क्या हुआ कि ऑनलाइन ही मेरी एनएसडी मीटिंग थी ऑफिस में। जी जी तो सुबह 9 से 11 में वो उसमें रहा, मैं मीटिंग में। जी तो ये जी ऑनलाइन वाला आज ना थोड़ा सा वो हो गया था मुझे। तो आज जी। कम से कम मैं 3 घंटा लगातार ये मोबाइल पे ही रहा हूँ। हाँ हाँ सर लेकिन तो बहुत 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 अच्छी बातचीत, बहुत अच्छी बातचीत। और किस तरह से हम अपने उन चीजों को देखें जो हमारे लोक में है, उस पर बहुत सारगर्भित यानी बातचीत आपने भी हुई। बहुत अच्छे से मुझे संभाला है, और अब आपकी भाषा से और आपके शब्दों के चयन से मैं थोड़ा सा धीरे धीरे संतुलित हुआ। धन्यवाद सर। वैसे मेरा भी पहला प्रयास है और आप तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उनका धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमेशा वो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। IQSC सेल के जो संयोजक हैं प्रोफेसर विनीता तुली, और जो हमारी तकनीकी टीम है उसके डॉक्टर अमित कुमार विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले सत्र की ओर चलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।